हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6। तो ये लिख दिया मैंने सर हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं और बिल्कुल आसानी से आपको हर केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चंद सेकंडों में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल की तो वहां पर एक खेल चलता है। वो खेल है अपना कि यहां पर हमको देखना होता है कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। जब मैंने आपको अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर भी आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि अल्कोहल एंड एसिड में क्या देखते हैं अपन कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आपकी 4 टाइप की रिएक्शन आएंगी। तो सबसे पहली रिएक्शन आपकी आएगी ऐसी रिएक्शन जिसमें तेरा OH बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, दूसरे टाइप की रिएक्शन होंगी ऐसी रिएक्शंस जिनमें तेरे CO बॉन्ड टूट रहा होगा। यस सर। और तीसरी टाइप की रिएक्शन होंगी जहां पर जो कंप्लीट COOH ग्रुप है ना उनकी रिएक्शंस होंगी। और चौथी टाइप की रिएक्शन होंगी अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी हाइड्रोकार्बन पार्ट का। हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी जैसे मैं अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं CH3 COOH, तो ये जो तेरा पार्ट है CH3 ये क्या अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, इसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 टाइप की रिएक्शन अपने को पढ़नी है और जब ये 4 टाइप की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं अपना पहली टाइप की रिएक्शन जहां पर OH बॉन्ड टूट रहा हो। ठीक है, तो यहां पर जब मैं आपको अल्कोहल पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको खेल बताया था कि चाहे एसिड की बात हो चाहे अल्कोहल की बात हो तो यहां पर अपन देखते हैं कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। सर CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। और मैंने आपको बताया था कि CO बॉन्ड कब टूटता है और OH बॉन्ड कब टूटता है। तो पहली रिएक्शन अपन कौन सी पढ़ रहे हैं जहां पर तुम्हारा OH बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि OH बॉन्ड कब टूटेगा। हालांकि ये हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज जब देखी थी वहां पर भी ये सेम टू सेम बातें करी थी और वो अच्छे से वहां पर हमने कवर कर लिया था। वापस से इसको देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो तुम्हारा रिएक्टेंट कौन है? एसिड है। अल्कोहल भी हो सकता है पर अभी हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो अभी हम रिएक्टेंट किसको मान रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को मान रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सर OH बॉन्ड कब टूटेगा, OH बॉन्ड कब टूटेगा। तो देख, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रख दे या फिर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रख दे या फिर कोई बेस रख दे या फिर कोई वीक एसिड रख दे या फिर फर्स्ट ए ग्रुप का बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट रख दे, फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट रख दे, तो इन केसेस में ना इन केसेस में तेरा OH बॉन्ड टूट जाएगा। इन केसेस में तेरा OH बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, ये सिर्फ कब के लिए पॉसिबल है? जब रिएक्टेंट तेरा क्या होगा सर? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बाकी जो और चीज है ना लिखी हुई वो कब के लिए है? जब एसिड भी हो सकता है या अल्कोहल भी हो सकता है। पर जो ये लास्ट वाला लिखा हुआ है मैंने रेड कलर से कि फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट हो तो वो सिर्फ एसिड के लिए वैलिड है। एसिड अगर सामने रखा होगा और उसके सामने लिख दिया हो फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट तो यहाँ पर एसिड का तेरे को OH बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, बाकी सारी बातें एसिड और अल्कोहल के लिए दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो मैं बात जो आपको बता रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी का सब कुछ वर्ड टू वर्ड देखने वाले हैं, फिर देखते हैं कि हमको समझ में आता है या नहीं आता। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब चलिए शुरू करते हैं अपन। तो पहली रिएक्शन मैंने ले ली, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी ऐसी रिएक्शंस जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH बॉन्ड है ना वो टूट रहा है। और ये बात मुझे पता लग गई कि OH बॉन्ड कब टूटेगा। सर
अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रख दूं, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रख दूं, कोई बेस रख दूं, कोई वीक एसिड रख दूं, या फिर फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट रख दूं, इन केसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड टूटता है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई सर। तो अब हम एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है, देखते हैं कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है खेल। तो यहां पर पहला एग्जांपल मैंने लिखा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना, और सामने पे क्या लिख दिया इन्होंने, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रख दिया, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रख दिया सोडियम। ठीक है, तो मुझे बात पता है सर कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने तुम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रखोगे तो यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, सर OH बॉन्ड टूटता है, तो तोड़ देना OH बॉन्ड, तोड़ देते हैं OH बॉन्ड को। तो ये मैंने OH बॉन्ड तोड़ा, यस सर, तो H प्लस और O माइनस। ठीक है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, और Na तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये तो हमेशा +1 ही रहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, यस सर। तो यहां पर तेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड ONA, तो ये होता है अपना साल्ट। ये क्या बन गया तेरा, साल्ट बन गया, प्लस यहां पर तेरी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। जैसा हमने खेल खेला था जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे थे सोडियम के साथ, सेम टू सेम वैसा ही खेल यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि जब अल्कोहल रिएक्टेंट हो या एसिड रिएक्टेंट हो और सामने पे अगर तेरे ये रख दिया जाए ना, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर साल्ट बन गया और एक तेरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसमें क्या हमको कुछ याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, अपने को खेलना बस आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और सामने पे मैंने लिख दिया फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट सोडियम। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा +1 होती है, तो यहां पर मैंने लिख दिया सर प्लस। ठीक है, अब तुझे पता है कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, सर मुझे बात पता है यहां पर OH बॉन्ड टूटेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस वाला तेरा माइनस पे चला गया। सिंपल खेल है, सिंपल खेल है। तो ये तूने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये बन गया तेरा साल्ट, यस सर। और सामने क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। बिल्कुल आसान है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, ये तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तेरा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, +1 होती है। यहाँ पर OH बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यस सर। तो इधर प्लस लिख दे, इधर माइनस लिख दे, प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, यस सर। तो आंसर क्या आ गया तेरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ये क्या अपना साल्ट है, और साथ में क्या निकलेगी तेरी हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। बिल्कुल आसान है यार। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देख, ये तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर, और इसके सामने तूने क्या लिख दिया, कोई बेस लिख दिया। बेस का पता कैसे लगा, देख इसमें OH दिख रहा है, यस सर, यानी ये क्या अपना बेस है। ठीक है, तो ये अपना बेस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल के सामने बेस रख दोगे ना, बेस चाहे तुम स्ट्रॉन्ग बेस रखो या वीक बेस रखो, कोई सा भी बेस रख दो, अगर तुम बेस रख दोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा बॉन्ड टूटता है, सर OH बॉन्ड टूटता है, तो तोड़ देना OH बॉन्ड को। तो ये मैंने OH बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो इधर प्लस इधर माइनस, ये कैसे टूटता है अपना, Na तो हमेशा प्लस होगा, तो OH क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब देख प्लस वाले को कहां भेज दिया मैंने, माइनस पे भेज दिया, और माइनस वाले को कहां भेज दिया मैंने, प्लस में भेज दिया। अब सिंपल सा प्रोडक्ट बना दे, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये क्या बन गया मेरा, साल्ट बन गया। ठीक है, और दूसरा क्या बन गया मेरा, वाटर बन गया। ध्यान से देख, ये देख OH माइनस था और वो H प्लस के साथ चल गया, तो 2 H हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो ये वाटर तो बन गया ना। बिल्कुल आसान है क्या, यस सर बिल्कुल आसान है। कोई इसमें लॉजिक है, कोई इसमें बहुत तगड़ा कंसेप्ट है क्या, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चल रही है क्या, नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर तेरे को खेलना आता है ना, तो तू आराम से किसी भी रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल चंद सेकंडों में उसका प्रोडक्ट निकाल सकता है और बिल्कुल आसानी से उसमें खेल सकता है। तो अपने को बस खेलना आना चाहिए, अपने को बस खेलना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल आसानी से ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगला एग्जांपल देख, ये तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे पे तूने बेस लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे अपन अभी तक कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। यस सर, ये मैंने OH बॉन्ड तोड़ा, तो प्लस इधर और इधर माइनस। ठीक है, ये मैंने ये तोड़ा, तो Na पॉजिटिव और O माइनस, OH माइनस, तो प्लस वाला तेरा माइनस पे चला गया, यस सर, और माइनस वाला तेरा प्लस पे चला गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, HCOONA प्लस वाटर। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं सर, बिल्कुल आसानी से मुझे बात समझ में आ गई। अगला एग्जांपल देख, अब ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, इसके सामने तुमने क्या लिख दिया, इसके सामने तुमने लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट।
और मेरे को पता है सर, अभी आपने बताया था कि अगर तुम्हारे पास एसिड हो, ठीक है, और सामने पे अगर तुमको फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट रख दिया जाए ना, तो तुमको OH बॉन्ड तोड़ना होता है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड तोड़ना होता है, तो तोड़ दे OH बॉन्ड। ये तोड़ दिया मैंने, यस सर। तो H प्लस और O माइनस, ठीक है। Na तो हमेशा प्लस होगा क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट की खोपड़ी में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस वाले को माइनस पे भेज दे और माइनस वाले को प्लस पे भेज दे, ठीक है। तो ये तेरा आंसर आ जाएगा RCOONA। ये तो तेरा बन गया सर साल्ट, बिल्कुल आसान है। प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बना सर, H2CO3, H2CO3, ठीक है। और H2CO3 तेरा टूट जाता है, और हमेशा ध्यान रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब तेरा H2CO3 टूटेगा तो क्या निकलेगा सर, CO2 प्लस वाटर निकलेगा। बात क्लियर है। तो एक प्रोडक्ट तेरा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन गया साल्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट में तेरा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और एक बन गया तेरा वाटर। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल आसानी से मुझे बात समझ में आ गई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और जो ये तेरे को H2CO3 दिख रहा है ना सर, ये जो H2CO3 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड। ये तूने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा यार, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा तूने। यहाँ पर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज आता है, तब ये टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से बात समझ में आ रही है, हमको कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके सामने पे लिखा हुआ है सर सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल आसान है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा सर कार्बोक्सिलिक एसिड का, CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा सर, OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये मैंने OH बॉन्ड तोड़ा, यस सर। तो H पे प्लस O पे माइनस, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और HCO3 माइनस, प्लस वाले को माइनस पे भेज दे, यस सर, माइनस वाले को प्लस पे भेज दे, यस सर। तो ये हो गया तेरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ये तो बन गया मेरा सर साल्ट, ठीक है। और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा तेरा, H2CO3 बनेगा, यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा। और तेरे को पता है वो टूट जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो बिल्कुल आसानी से तूने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल दिया, कहीं पे भी तेरे को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ रटना पड़ रहा है, कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रटना भी नहीं है। अगर मुझे खेल चलाना आ गया ना, तो तेरा कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थी आपकी पहली टाइप की रिएक्शन, जहां पर हमने ऐसी रिएक्शंस ली कार्बोक्सिलिक एसिड की जहां पर तुम्हारा OH बॉन्ड टूट रहा है, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत आपको किसी भी रिएक्शन में नहीं हुई होगी। अब यहां पर एक बात तेरे को पता होनी चाहिए, अब यहां पर बहुत ऐसी रिएक्शंस है जहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। जैसे देख, यहां पर देख हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, ये देख हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, यस सर। तो हाइड्रोजन जब इवॉल्व होती है ना, तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना बर्न करती है विद पॉप अप साउंड। हाइड्रोजन जो होती है ना वो बर्न करती है विद पॉप अप साउंड। तो ये बात आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में जब जब बात आएगी हाइड्रोजन की, हमेशा एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप अप साउंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा है वो सब आपको इस पैराग्राफ में लिखने दे रखा है। तो आपको जब ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। देख क्या लिखा हुआ है, द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एल्कोहल्स। वो बात हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स में तो अपन ये खेलते हैं कि OH बॉन्ड टूटेगा या CO बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है खेलने में, जो इनकी केमिकल रिएक्शंस आती है वहां पर सिमिलरिटीज तो है सर। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एल्कोहल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड फॉर्म्स साल्ट विद एल्काली सिमिलर टू फिनॉल्स, ठीक है। वही बात हमने देखी हुई है, कोई दिक्कत इसमें, कोई नई बात इसमें नहीं है। However, unlike phenols, they react with weaker bases such as carbonate and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide, ठीक है। मतलब ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा था ये सिर्फ किसके लिए है सर, ये सिर्फ किसके लिए, एसिड के लिए, ये सिर्फ एसिड के लिए, ये अल्कोहल और फिनॉल्स के लिए नहीं है। यानी ये लास्ट वाला फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो और उसका बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट हो, तो रिएक्टेंट अपना यहाँ पर फिक्स होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो ही जाके यहाँ पर तेरा OH बॉन्ड टूटेगा। ये वाला जो खेल है लास्ट वाला कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला, ये अपना अल्कोहल और फिनॉल के लिए लागू नहीं है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है और बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है पर्पल कलर से, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
एक बार देख तेरे को पता लग गया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो तू ये अंदाजा लगा सकता है, तू ये कंफर्म करके बता सकता है कि कहीं ना कहीं जो तेरा रिएक्टेंट रहा होगा ना उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए भी ये रिएक्शन यूज की जा सकती है। कौन सी रिएक्शन सर? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन जो यहाँ पर लिखी हुई है ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दी, ये बिल्कुल अच्छे से करा दी, कोई भी रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पार्ट था जो मैंने आपको अभी तक कराया, रिएक्शन नंबर 1 जहां पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी रिएक्शंस देखी जहां पर OH बॉन्ड टूट रहा है, ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे बात करते हैं अपन। अब देख यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो वाटर में जब डिसोसिएट होगा, वो जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो गिव क्या देगा? कार्बोक्सिलेट एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो इसको तुम कैसे करोगे ध्यान से देख, बिल्कुल सिंपल है। ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और ये जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो तेरे को कुछ नहीं करना भाई, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को ये OH बॉन्ड तोड़ना है, OH बॉन्ड तोड़ना है। तो ये H प्लस और O माइनस, तो ये लिख दिया मैंने, देख RCO माइनस और ये H प्लस, बिल्कुल आसान है ना। तो यहाँ पर तूने OH बॉन्ड ही तोड़ा, क्यों तोड़ा सर? यहाँ पर तू CO बॉन्ड भी तो तोड़ सकता था। अरे मेरे भाई जब तुम वाटर में देखोगे ना, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी, मेरे को पता है सर कि यहाँ पर वाटर में जो सेंट्रल एटम है कौन है? ऑक्सीजन है, उसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर जब प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? अपना लीविस बेस होता है। और अब अगर मुझे पता है सर कि बेस अगर सामने रख दिया जाए, यहाँ पर मैंने बात करी थी, अगर बेस सामने रख दिया जाए, ये देख बेस सामने रख दिया जाए तो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है भाई? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH बॉन्ड तोड़ता है। तो यहाँ पर तूने OH बॉन्ड तोड़ दिया, तो H प्लस और O माइनस, बिल्कुल आसान है ना, H प्लस और O माइनस, यहाँ पर तेरा OH बॉन्ड टूट गया। ये अपना क्या है सर? लीविस बेस है, ठीक है। तो ये तेरा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। और ये बात तेरे को पता होगी ऑलरेडी, ये तेरा क्या H प्लस है यानी प्रोटॉन है, और ये जब वाटर में डिसोसिएट होता है, वाटर में जब ये होता है ना, तो ये किस फॉर्म में होता है सर? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। तो ये लिख दिया मैंने सर H3O पॉजिटिव। तो एक तेरा ये बन गया H3O पॉजिटिव, और एक तेरा ये बन गया, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होगा तो तुम्हारा एक तो बनेगा कार्बोक्सिलेट एनायन और एक तुम्हारा बनेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर जो H पॉजिटिव होगा वो वाटर के केस में, यहाँ पर वाटर में खेल चल रहा है ना, तो यहाँ पर वो किस फॉर्म में होगा? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देख, ये लिखा हुआ है ना के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये लिखा हुआ है के को बोलते हैं अपन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ये किसका पार्ट है? आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट है जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना मैं आपको समझा देता हूँ, आपको आसानी से समझ में बात आ जाएगी। ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं ना, अगर मैं आपको यहाँ पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारे प्रोडक्ट है ना, जो हमारे प्रोडक्ट है उनका एक्टिव मास लिखना पड़ता है, ठीक है, और डिवाइड करना पड़ता है किसका? जो रिएक्टेंट है उनके एक्टिव मास से, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मास, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ वाटर। तो ये तुम्हारा आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल आसान है। हालांकि इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स हमको करने पड़ेंगे वो हमारा आएगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो जब हम फिजिकल केमिस्ट्री का 1 शॉट देखेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का, तो वहां पर हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर जितना यूज में है, जितना आपको जानना चाहिए उतना मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ सर? के कुछ नहीं होता यार, के कुछ नहीं होता, के होता है अपना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर तूने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, वाटर के एक्टिव मास से, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसी को क्या बोलते हैं अपन? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो कुछ मत कर, ध्यान से देख,
इधर क्या लिखा हुआ है सर, के इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है सर, वाटर भी लिखा हुआ है, वाटर का एक्टिव मास दे रखा है। तो यहाँ पर तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है क्या? यस सर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या कि के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय वाटर का एक्टिव मास इक्वल टू कार्बोक्सिलेट एनायन का एक्टिव मास, हाइड्रोनियम आयन का एक्टिव मास डिवाइड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्टिव मास। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूं। और ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब तेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तेरा वाटर के एक्टिव मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी जगह में तू क्या लिख सकता है, इन दोनों को अगर तू हटाना चाहे तो इनकी जगह में तू लिख सकता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, के बोलते हैं, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये क्या हो गया अपना, के हो गया। के क्या अपना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर जो एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रही है वो सब मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके सामने वाटर ले लिया। वाटर मुझे पता है यहाँ पर जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है, यानी यहाँ पर ये लिविस बेस है। और तुझे ये बात पता है कि एसिड और अल्कोहल के सामने अगर कोई बेस रख दिया जाए तो OH बॉन्ड टूटेगा। तो तूने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड तोड़ दिया तो H पॉजिटिव और O माइनस, तो एक तेरा बन गया कार्बोक्सिलेट एनायन और एक तेरा बन गया हाइड्रोनियम आयन। बिल्कुल आसान है ना। तो फिर तूने क्या निकाल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तू अगर वाटर के एक्टिव मास के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा Ka आ जाएगा। Ka क्या होता है अपना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ये बात बिल्कुल आसानी से तुझे समझ में आ गई, इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं था जो तुझे रटना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से तेरे को समझ में बात आ चुकी है। और अगर तूने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा तो फिर तो तेरे को ऑलरेडी ये बात पता होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी सर इसकी, जो ये Ka निकाला आपने, जो आपने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ती है अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो आज के बाद मैं क्या बोलूंगा कि सर अगर मेरा Ka बढ़ा ना, अगर मेरा Ka ज्यादा होगा तो मेरा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी जो एसिड की स्ट्रेंथ है मेरी, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो मैंने Ka निकाला ना अभी, तो Ka तेरा अगर ज्यादा होगा तो तेरी एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। वो तगड़ा एसिड होगा, जिसका Ka जितना ज्यादा वो उतना भयंकर एसिड होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी उस एसिड की। ठीक है, तो मैं बोल दूं क्या कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, वही बात मैंने यहां पर लिख दी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ठीक है, अब तूने हमेशा देखा होगा एक जगह, हम हमेशा बोलते हैं सर कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ये तो तुमने हमेशा देखा होगा यार, ये फॉर्मूला तो सबको पता रहता है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है एक बात कि जो pH है ना और जो H प्लस है, और यहाँ पर तुमने माइनस लिखा हुआ है, यानी इनके बीच में रिलेशन कैसा है सर, इनवर्सली रिलेशन है। यानी H प्लस अगर बढ़ेगा तो pH घटेगा और H प्लस अगर घटेगा तो pH बढ़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली तुमने यहाँ पर Ka निकाल दिया, तो तुम यहाँ पर Pka अगर निकालने की कोशिश करो तो Pka का फॉर्मूला क्या आएगा सर, माइनस लॉग Ka। तो यहाँ पर जो Ka है ना, उसकी रिलेशन, उसका नाता Pka के साथ क्या है सर, इनवर्सली है, जैसे H प्लस का pH के साथ था, सिंपल है। तो मैं अगर बोल दूं कि अगर तेरा Ka बढ़ेगा तो Pka घटेगा और Ka घटेगा तो Pka बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा कंक्लूजन एक साथ ही बना दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka। तो अगर मैं Pka का रिलेशन निकालूं एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है सर, इनवर्सली रिलेशन है। तो Pka अगर घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और Pka अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए Ka के साथ भी और Pka के साथ भी, और ज्यादा यूज में आपका आता है Pka। ठीक है, Pka अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में जितनी भी वैल्यूज दे रखी है वो सारी Pka की वैल्यूज दे रखी है। एनसीईआरटी खुद प्रीफर करता है कि Pka की वैल्यू ज्यादा प्रीफर करता है वो। और एक बार तेरे को Pka की वैल्यू पता है ना, तो तू बता सकता है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक बंदा तेरा A है और एक बंदा तेरा B है। एनसीईआरटी बोली अगर
कि इसका जो पीके वैल्यू है वो 2 है और इसकी पीके वैल्यू कितनी है, 5 है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, तो तेरे को पता है सर कि एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन पीके के साथ कैसा इनवर्सली है। तो पीके अगर कम हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, जिसका पीके क्या होगा सर, कम होगा, कम होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैं बोल दूं क्या कि ए की ज्यादा होगी बी से। यस सर, बिल्कुल आसान है। इसमें कोई ऐसी तो नहीं है कि बहुत तगड़ी बात हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से किसी छोटे बच्चे को भी अगर समझाया जाए तो वो भी समझ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है। तो मुझे बस आज के बाद इतना पता होना चाहिए कि पीके अगर कम हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पीके अगर ज्यादा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि पीके की रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। बात क्लियर है ना, यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है आपके लिए रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर देख एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी देख क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है स्मॉलर द पीके वैल्यू, कि पीके की वैल्यू जितनी छोटी होगी, अगर हमको एनसीईआरटी का आगे की लाइन भी नहीं पता तो हम खुद भी बता सकते हैं कि एनसीईआरटी अब इसके आगे क्या बोलेगी। देख अगर पीके की वैल्यू जितनी छोटी होगी ना, उतना ज्यादा क्या होगा सर, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उतना भयंकर एसिड होगा। यस सर। तो एनसीईआरटी भी देख यही बोलती है, स्मॉलर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, उतना भयंकर एसिड की स्ट्रेंथ होगी, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको जीओसी पढ़ा रखा है, जीओसी में 2500 बार आपको बता रखा है कि एसिड अच्छा कौन है, एसिड अच्छा कौन है। तुमसे को अगर पूछे कि एसिड अच्छा कौन है तो बोल देना एसिड अच्छा वो, एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड अच्छा वो जो आसानी से H+ आयन दे, ठीक है। आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि एसिड अच्छा कौन, तो बोल देना एसिड अच्छा वो जो आसानी से H+ आयन दे दे। H+ को बोलते हैं अपन प्रोटॉन, यानी जो आसानी से प्रोटॉन दे दे वो उतना अच्छा क्या होगा सर, एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि देख अगर पी के वैल्यू जितनी कम तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अच्छा एसिड, और अच्छा एसिड मतलब आसानी से प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटर प्रोटॉन डोनर। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बेस्ड में भी आपसे ये पूछी जा सकती है, बिल्कुल आसानी से हमको ये बात समझ में आ गई। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको अपने को रटने की जरूरत है। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड अब तू समझ सकता है, कोई दिक्कत तेरे को कहीं पे भी नहीं आने वाली। एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जिसको तुम अभी तक बोलते आ रहे थे वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो चुकी है, कोई भी दिक्कत कहीं पे भी किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी शब्द में आपको नहीं होने वाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इतनी बात क्लियर हो गई सर कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू पीके वैल्यूज, ठीक है। मतलब पीके की वैल्यू की अगर बहुत कम हुई ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और पीके वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। तो अगर मान ले तेरे पास बहुत खतरनाक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कॉमन सेंस से तू बोल सकता है कि इसकी पीके वैल्यू बहुत कम रही होगी, ठीक है। और अगर मैं तुझसे बोलूं कि बहुत वीक एसिड है, बहुत बेकार एसिड है, तो तू बोल सकता है कि इसकी पीके वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी ने कुछ पीके वैल्यूज दे रखी हैं और ये हमको पता होनी चाहिए। देख अगर पीके वैल्यू 1 से कम हुई ना, पीके वैल्यू अगर 1 से भी कम हो गई मतलब बहुत कम हो गई, और पीके वैल्यू बहुत कम यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये क्या होंगे सर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए पीके वैल्यू कितनी होती है सर, 1 से कम होती है, बहुत कम होती है सर, ठीक है। और पीके वैल्यू अगर 1 और 5 के बीच में हुई, 1 और 5 के बीच में हुई तो ये होते हैं अपने मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड। और पीके वैल्यू अगर 5 से 15 के बीच में हुई तो ये होते हैं अपने वीक एसिड। और पीके वैल्यू अगर बहुत ही ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा सर, 15 से भी ज्यादा अगर पीके वैल्यू तेरे को कभी दिख गई ना तो बोल देना ये तेरे एक्सट्रीमली वीक एसिड होते हैं, ये बहुत ही बेकार, बहुत ही खत्म एसिड होते हैं, बिल्कुल बहुत वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो बहुत वीक एसिड कौन होंगे, जिनकी पीके वैल्यू 15 से ज्यादा होगी। और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, जिनकी पीके वैल्यू 1 से भी कम होगी, क्योंकि पीके वैल्यू जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीके वैल्यू जितनी ज्यादा उतना वीक एसिड। बिल्कुल आसान है ना। तो ये तेरे को बात पता होनी चाहिए, और ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब यहाँ पर आप बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब एक बात तू पहले क्लियर कर ले रहे, जैसे मैं लिखता हूं ना RCOOH, ठीक है, आर की जगह में मैं यहां पर लिख लेता हूं मिथाइल
CH3। तो देख इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ये जो अपना एसिड है ना, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इनको अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पर जो हमने ऐसा लिखा HCl H2SO4, ये भी तो अपने एसिड होते हैं, ये भी तो अपने एसिड होते हैं, पर यहाँ पर तो सर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये अपने ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये अपने होते हैं मिनरल एसिड, ये होते हैं अपने मिनरल एसिड, ठीक है। और जो मिनरल एसिड होते हैं ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? मिनरल एसिड्स की होती है। जैसे HCl H2SO4, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अपने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये क्या होते हैं? अपने मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पर, जो एनसीईआरटी बोलती है कि जो तुम्हारा HCl है, तो HCl मुझे पता है कि सर ये अपना क्या है? अपना ये मिनरल एसिड है, ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर? बहुत ज्यादा होगी। और भाई अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो मतलब इसका पीके वैल्यू क्या होगा? बहुत कम होना चाहिए, एक से भी कम होना चाहिए। तो एक से भी कम होना चाहिए, तो देख कितना होता है? एनसीईआरटी खुद बोलती है -7 होता है। कितना होता है सर? -7 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये बात समझ में आ गई। अगला देख, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। सर एसिटिक एसिड मतलब ये होता है अपना एसिटिक एसिड CH3COOH। अब तूने तीनों H को हटा के तीनों फ्लोरीन लगा दिए, तो इसको मैं बोल दूंगा सर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। और ये जो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड होता है ना, एनसीईआरटी खुद बोलती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है तुम्हारा? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ही है। ऑर्गेनिक एसिड बात चल रही है यहाँ पर, मिनरल एसिड नहीं बोल रहा मैं। ऑर्गेनिक एसिड जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा होता है सर? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ही होता है। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो जो तुम्हारा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉमन सेंस की बात है यार, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीके वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए क्या? यस सर, 1 से कम होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी खुद बोलती है इसकी पीके वैल्यू कितनी है सर? 0.23 है। बिल्कुल आसान, यस सर। अगला देख, अब आया अपना बेंजोइक एसिड। अब आया अपना बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की पीके वैल्यू एनसीईआरटी बोलती है कितनी है सर? 4.19, यानी ये इस वाले खेल में आ रहा है। 1 से 5 के बीच में अगर पीके वैल्यू होगी तो इनको बोलते हैं अपन मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो तुम्हारा बेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है? अपना मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद अगला एग्जांपल आया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी तुम्हारा मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसकी जो पीके वैल्यू है वो भी 1 से 5 के बीच में होगी। तो देख कितनी होगी? एनसीईआरटी बोलती है 4.76 होगी, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देख, अगला एग्जांपल आया तेरा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल, तो फिनॉल की पीके वैल्यू कितनी लिखी हुई है सर? 10 लिखी हुई है, यानी ये तुम्हारा यहां पर आएगा। यानी जो तुम्हारा फिनॉल होता है वो क्या होता है सर? वीक एसिड होता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देख, अब आया तुम्हारा इथेनॉल। इथेनॉल मतलब अल्कोहल है, ठीक है। तो जो तुम्हारे अल्कोहल होते हैं ना, उसकी पीके वैल्यू देख कितनी है सर? 16 है। यानी वो तुम्हारा एक्सट्रीमली वीक एसिड होता है। एक्सट्रीमली वीक एसिड होता है क्योंकि इसकी पीके वैल्यू 15 से भी ज्यादा हो गई। कितनी होती है सर? 16 होती है इथेनॉल की। और इथेनॉल क्या? अपना अल्कोहल है, ठीक है। तो ये बातें तुमको पता होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यूज अपने को याद नहीं करनी, ये वैल्यूज पीके की अपने को ध्यान नहीं रखनी, ये वैल्यूज अपने को याद नहीं करनी। अपने को सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा एसिड, कौन बेकार एसिड, कौन तगड़ा एसिड, कौन खत्म एसिड, मतलब कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और कौन वीक एसिड होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना बस अपने को आना चाहिए। ये वैल्यूज अपने से कोई नहीं पूछने वाला, ये वैल्यूज अपने से कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो यहां पर अगर आज के बाद तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जितने भी एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं इनमें से सबसे भयंकर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो तूने अगर एक बार भी ये देखा होगा ना तो तेरे को ध्यान हो गया होगा सबसे भयंकर कौन है सर? HCl है। उसके बाद कौन आया था? अपना CF3COOH, यानी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा सर एसिटिक एसिड। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा अपना फिनॉल। और सबसे कम कौन है सर? सबसे वीक एसिड कौन है सर? वो है अपना इथेनॉल। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये सीक्वेंस भी आपको एक बार आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आसानी से चंद सेकंडों में ये याद हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अभी इसके पीछे का रीजन भी देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर फिलहाल यहाँ पर जो एनसीईआरटी में ये 6 एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बात मैंने आपको बता दी कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl H2SO4, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होती है, यानी इनकी पीके वैल्यू बहुत कम होने वाली है। हमने देखा जो HCl है वो भी मिनरल एसिड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी पीके वैल्यू -7 होती है, बहुत कम होती है, 1 से भी बहुत कम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है आपसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, कंपेयर करके बता दो। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिनरल एसिड में।
तो ये तो तू आराम से बता सकता है यार। मिनरल एसिड मतलब जैसे H2SO4 HCl, और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने तेरे को बता दिया जैसे कि CH3COOH। तो तू बोल सकता है ना कि मिनरल एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है, ये तो तेरे को ऑलरेडी पता है यार। ठीक है, तो ए वाला मैंने लिख दिया कि जो तुम्हारा मिनरल एसिड होता है ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने लिख दिया यहां पर कि मिनरल एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख। अगला एग्जांपल है यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है अल्कोहल एंड फिनॉल की। अल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अल्कोहल बना लेता हूँ। ये मैंने अल्कोहल बना दिया CH3OH। ये कौन सा अल्कोहल है, मिथेनॉल है। ठीक है, और यहाँ पर तू फिनॉल बना दे। ये तूने बना दिया सर फिनॉल। ठीक है, OH। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। बिल्कुल सिंपल है यार, मैंने आपको जीओसी पढ़ा रखा है। जीओसी में मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी सिखा रखी है बिल्कुल आसानी से। अगर वो भी आप भूल चुके हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बोला, सर एसिड अच्छा कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की ज्यादा अच्छी होगी ना जो आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देगा, जो आसानी से H+ आयन दे देगा। ठीक है, तो अगर मैं कोशिश करूं कि यहाँ पर देख, मान ली इसने H+ दे दिया अपना, तो ये चला गया तेरा H+ इधर, तो यहाँ पर माइनस आ गया तेरा, यस सर। और मान ली इसने भी तेरा H+ दे दिया, ये दे दिया इसने H+, तो यहाँ पर तेरा आ गया माइनस। अब देखते हैं कि फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख, ये जो तेरा ऑक्सीजन पे माइनस आ गया ना, अब वो देख तेरा रेजोनेंस में जा रहा है यार। वो जो तेरा बेंजीन रिंग है उसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, यानी जो तेरा माइनस वाला है ना वो वीक हो गया। वो अगर वीक हो जाएगा तो वो H+ को पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो H+ आसानी से भाग गया ना। यहाँ पर देख तेरा H+ भाग गया, क्यों? क्योंकि जो O की खोपड़ी में माइनस है वो तेरा रेजोनेंस में जा रहा है, वो वीक हो गया यार, उसका ध्यान भटक गया। वो सोच रहा है कि मैं रेजोनेंस कर लेता हूं, और जैसे ही उसने सोचा कि मैं रेजोनेंस कर लेता हूं, रेजोनेंस में पार्ट ले लेता हूं, वैसे ही H को, जो प्रोटॉन था, उसको मिल गया मौका कि मैं भाग जाता हूं। तो यहाँ पर ये आसानी से भाग सकता है। और एक बात तेरे को हमेशा पता है भाई कि H+ निकालना जितना आसान उतना तगड़ा एसिड होता है। तो कॉमन सेंस की बात है यार। यहाँ पर जो मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी यहाँ पर जो मैंने बोला फिनॉल, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कॉमन सेंस से की बात है कि अल्कोहल से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर तेरा H+ जो होगा ना आसानी से भाग जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तेरा रेजोनेंस में भटक गया। वो सोच रहा है कि मैं रेजोनेंस कर लेता हूँ यार, और इस जैसे ही उसने सोचा कि मैं रेजोनेंस कर लेता हूँ, इसी बीच मौका किसने ढूंढ लिया, प्रोटॉन ने ढूंढ लिया, वो चुपके से भाग गया। तो यहाँ पर प्रोटॉन निकलना आसान है, यस सर। और प्रोटॉन निकलना अगर आसान होगा, H+ आयन निकलना अगर आसान होगा, तो वो अपना क्या होता है, उतना तगड़ा एसिड होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, ज्यादा होगी। किससे? अल्कोहल से। ठीक है, क्यों अल्कोहल से? क्यों? क्योंकि देख मान ले यहाँ पर H+ भाग गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस है, ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस है। अब देख यहाँ पर कुछ रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं सर, रेजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ पर कोई माइनस आई वाला है क्या? माइनस आई वाला भी कोई प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि माइनस आई वाले क्या करते हैं ना, माइनस आई वाले क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये ना माइनस को अपने पास मतलब खींचते हैं। तो यहाँ पर कोई ना तो माइनस आई वाला प्रेजेंट है, ना यहाँ पर रेजोनेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर O की खोपड़ी में जो माइनस है वो बिल्कुल वीक है, तो वो अपना क्या करेगा सर, H+ को पकड़ के ही रहेगा, H+ को जाने नहीं देगा, H+ को जाने नहीं देगा। यानी जो ये अपना अल्कोहल है ना, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, कम होगी। और जो अपना फिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिनॉल के केस में जो तुम्हारा माइनस वाला है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, वो भटक गया, उसने थोड़ा सा इधर ध्यान दिया, उसी बीच फायदा उठा के कौन निकल गया सर, H+ निकल गया, यानी प्रोटॉन निकल गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद अपने को पता होना चाहिए, प्रोटॉन निकलना जितना आसान, प्रोटॉन निकलना जितना आसान, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, उतना तगड़ा वो एसिड होगा। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या बोलूं कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर तू एग्जांपल भी देख सकता है, ये तेरा फिनॉल है, ये तेरा अल्कोहल है। तो फिनॉल की अगर मैं बोल रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा है, तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं ना कि फिनॉल का पीके वैल्यू इथेनॉल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देख इसका पीके वैल्यू 10 है और इसका कितना है, 16 है। तो ये बात यहाँ पर एनसीईआरटी में जो वैल्यूज दे रखी है वहां से भी कंफर्म हो गया कि जो तुम्हारा फिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से, यानी इथेनॉल जो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देख। अगला एग्जांपल दे रखा है तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल का। तो ये तो मुझे पता लग गया, फिनॉल और अल्कोहल।
कि फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है सर, फिनॉल की है। ये बात मैंने देख लिया ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैं अल्कोहल हटा ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो फिनॉल की होती है। तो यहाँ पर मैं किसके बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ सर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यार, यहाँ पर देख खुद ही लिखा हुआ है सर एसिड, यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है एसिड, तो कॉमन सेंस की बात है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा भी होती है। पर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसके पीछे का रीजन। देखिए मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और ये मैंने लिख दिया सर फिनॉल, ठीक है। और ए हमको पता है जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं सर कि प्रोटॉन निकलना जितना आसान, H+ निकलना जितना आसान बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी H+ निकलना जितना आसान एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूं अगर कि H+ तेरा भाग गया तो यहाँ पर तेरा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर तेरा माइनस आ जाएगा। अब तुमको लग रहा होगा देखने से कि यहाँ पर देख O की खोपड़ी में माइनस लगा हुआ है, यस सर, और यहाँ पर ये रेजोनेंस पार्ट ले रहा है, बेंजीन रिंग में जो रेजोनेंस चल रहा है ना उसमें ये पार्ट ले रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा भटक जाएगा, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, और इसी बीच तुम्हारा H+ आसानी से भाग जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा रेजोनेंस बहुत भयंकर हो रहा है, इसलिए फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देख यहाँ पर भी तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है, ये देख माइनस लगा हुआ है इसमें, देख डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर माइनस चार्ज, तो यहाँ पर भी तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा कम रेजोनेंस हो रहा है, वीक रेजोनेंस हो रहा है। इस वाले केस में भयंकर वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो माइनस वाले पार्ट को पकड़ के रखेंगे, और माइनस वाले पार्ट अगर उनके साथ इन्वॉल्व रहेगा रेजोनेंस में तो इसी बीच फायदा उठा के तुम्हारा H+ भाग जाएगा। और हमको पता है सर कि H+ अगर भाग गया आसानी से तो मतलब ये ज्यादा एसिड अच्छा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखने से तो लगता है सर कि जो फिनॉल है ना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगी सर, ज्यादा होगी। देखने में क्या लग रहा है कि जो फिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगी, पर होता क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देख। अभी ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस चार्ज है, और तुमको पता है कि माइनस चार्ज है, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो एक छोड़ के जाता है। हमने जीओसी में पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है सर कि जो ये माइनस चार्ज है ना ये एक छोड़ के बढ़ेगा। तो अभी ये इस वाले ऑक्सीजन पे है, तो अगले पार्ट जब मैं इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो जो तेरा माइनस चार्ज है वो तेरा यहां पर चला जाएगा, एक छोड़ के जाता है ना, तो पहले इस पे तो यहां पर नहीं जाएगा और फिर ऑक्सीजन इस पे चला जाएगा। तो यहाँ पर तेरे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, पर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, जो नेगेटिव साइन बना हुआ है वो दोनों में ना ऑक्सीजन की खोपड़ी में ही लगा हुआ है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की खोपड़ी में रहेगा, अगर वो यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर भी वो ऑक्सीजन की खोपड़ी में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है ना इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, पर दोनों में ना जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन की खोपड़ी में ही रहेगा। इसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब क्या होता है सेम एटम्स में सेम चार्ज होता है, दोनों जगह देख ऑक्सीजन में ही माइनस चार्ज लगा हुआ है, इनको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पर अगर मैं फिनॉल के केस में देखूं तो ये जो एनायन बना हुआ है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर देख अभी ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस चार्ज है, और हमको पता है रेजोनेंस में जब ये पार्ट लेगा तो एक छोड़ के जाएगा, तो ये इस कार्बन पे नहीं जाएगा, फिर ये यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देख अभी ये माइनस किस पे था, ऑक्सीजन पे था, और दूसरे केस में देख ये किस में चला गया सर, कार्बन पे चला गया। तो अब ये अलग अलग एटम्स में जा रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा सर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमेशा ध्यान रखना जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसलिए ये वाला जो है अपना स्टेबल है, ये वाला क्या अपना स्टेबल है, और ये वाला अपना क्या है सर, नॉन स्टेबल है, ठीक है। मतलब इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल कौन सा अपना, ये वाला सीन चल रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब आसानी से तुम्हारा H+ भाग जाएगा, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किसके कंपेयर में, फिनॉल के कंपेयर में। तभी तो अपन बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से क्या होती है, ज्यादा होती है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर बात फिर भी समझ में नहीं आई तो बस इतना ध्यान रख लेना कि देख यहाँ पर तो एसिड लिखा ही हुआ है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, फिनॉल से ज्यादा होगी, फिनॉल से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या था अपना फिनॉल था। तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है सर, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। और रीजन भी अपने लड़के को पता है, रीजन पता है सर अपने को, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन की खोपड़ी में ही माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो सेम एटम्स की खोपड़ी में जब सेम चार्ज लगा होता है उनको बोलते हैं अपन
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल होते हैं देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसा कि अपना फिनॉल का बना। बात क्लियर है ना? तो यहां पर मैंने बोल दिया बिल्कुल कंक्लूजन के साथ कि जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर स्टेबल, वो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा देन फिनॉल। बिल्कुल आसान है। तो यहां पर अगर मैं कंक्लूजन बना दूं, कंक्लूजन अगर मैं बना दूं तो मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी सर? मिनरल एसिड की होगी। फिर किसकी होगी सर? कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। फिर किसकी होगी सर? फिनॉल की होगी। और फिर किसकी होगी सर? अल्कोहल की होगी। तो ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिए और यहाँ पर हमने रीजन भी देख लिया कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। हम कुछ भी चीज यहाँ पर रट नहीं रहे, हमको ये सब बातें जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे का हमको रीजन भी पता है, तो बिल्कुल आसानी से हमको बात समझ में आ गई। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमको यहाँ पर बहुत लॉजिक, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा हो, या फिर बहुत हमारे रॉकेट साइंस बहुत दिमाग खर्च हो रहा होगा कि जो सर के ऊपर से चली जा रही होगी। कोई भी ऐसी बात नहीं है। हर बंदे को जिसने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से पढ़ते आ रहा है वो बिल्कुल आसानी से ये बात समझ आ गई होगी, उसको कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है। वही बात मैंने यहां पर लिख दी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिकेशन सबसे ज्यादा होगी, फिर फिनॉल की होगी, और सबसे कम किसकी होगी सर? अल्कोहल की होगी। ये क्या है अपना? ये अपना कार्बोक्सिलेट एनायन। ये क्या अपना? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये अपने को पता है सर कि यहां पर ज्यादा एसिडिकेशन किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। किससे? फिनॉल से। तो ये बात मैंने आपको अब ऑलरेडी बता दी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी आपको समझ में बात आ गई होगी। और ये बात ध्यान रखना, जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बहुत सारे होंगे और हमको अब कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी, पूरा बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देख यहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। जैसे मेरे पास CH3 COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पर जो ये CH3 है ना, इसकी जगह में कोई सा भी ग्रुप लगा हो सकता है, इसी को बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, तगड़ी रहेगी या फिर बेकार रहेगी। ठीक है, अब देख यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर H+ भागेगा, क्योंकि हमको पता है सर एसिड अच्छा कौन? एसिड अच्छा वो जो आसानी से प्रोटॉन दे दे। ठीक है, तो यहाँ से अगर H+ भागा तो पीछे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन या फिर कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो ये ग्रुप लगा हुआ है, जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, ये क्या इफेक्ट करेगा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ पे। अब कॉमन सेंस की बात है, एक बात ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, देख ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ग्रुप अगर तेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, दो केसेस हो सकते हैं। अगर ये तेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ या फिर ये तेरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये तेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, भाई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। अब ध्यान से देख, ये तेरा यहाँ पर माइनस चार्ज लगा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये अगर ग्रुप कोई यहाँ पर ऐसा लगा हो, कोई यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी जो ये माइनस लगा हुआ है ना ऑक्सीजन की खोपड़ी में, ऑक्सीजन की खोपड़ी में जो माइनस लगा हुआ है वो अब पीछे इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो वो उधर बिजी हो गया, और जब तक वो उधर बिजी हुआ तब तक तुम्हारा आराम से H+ भाग सकता है कि नहीं भाग सकता। यानी अगर मैं पीछे से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो यहाँ पर तुम्हारा H+ आसानी से भाग जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी होने वाली है। यानी आज के बाद बात क्लियर हो गई कि अगर ग्रुप तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, तो वहां पर तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ उस कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख कि अगर यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है भाई वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन खुद से डोनेट कर रहा है, मतलब
यहां पर जो ये माइनस लगा हुआ है ना ऑक्सीजन की खोपड़ी में, अब वो वहीं पे रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, उसको कोई बुला ही नहीं रहा अपनी तरफ, उसको कोई खींच ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो वहीं पे रहेगा, और वो वहीं पे रहेगा तो H को भी पकड़ के रखेगा, H प्लस को भागने नहीं देगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आज के बाद क्लियर हो गई बात कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इस केस में ना H प्लस तुम्हारा भाग नहीं पाएगा, प्रोटॉन तुम्हारा भाग नहीं पाएगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम रहने वाली है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी। बात क्लियर है। अगर ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, H प्लस आयन आसानी से भाग जाएगा। और अगर जो ग्रुप लगा हुआ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां पर इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहने वाली है, H प्लस आयन आसानी से भागने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख, जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, इनका दो नाम और है, इनका दो नाम और है। इनको तू बोलता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैंने तेरे को बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रखा है कि एक्टिवेटिंग कैसे पहचानते हैं और डीएक्टिवेटिंग कैसे पहचानते हैं, कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है, कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, ये पहचानना तेरे को आता होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि तू सीधा इसी लेक्चर पे आके बैठ गया। ऑलरेडी तूने बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखे होंगे, तो तेरे को यह बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को अपन कैसे पहचानते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है ये खेल चलाना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनको अपन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। और उनको अपन माइनस आई ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस आई ग्रुप। तो जो माइनस आई वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। यानी अगर ये प्रेजेंट हुए, माइनस आई वाले प्रेजेंट हुए, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हुए, तो यहाँ पर इस केस में जो तुम्हारा H पॉजिटिव है ना वो आसानी से भाग जाएगा। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? अपने एक्टिवेटिंग वाले होते हैं। जो अपने एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। या फिर जो तेरे प्लस आई वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ये तेरे को बात पता होनी चाहिए। अगर तेरे को इतनी बात पता है, अगर तेरे को पता है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आता है, तो बस तेरा खेल यहीं पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब तूने खिलाड़ी बनने वाला है, अब तेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पर भी लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं सर, और जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? कम करते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जीओसी में पढ़ा रखा है सर, जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा था, पावर ऑफ माइनस आई। तो माइनस आई में जो ज्यादा ऊपर दिख रहा है ना तुमको, जैसे देख NF3 जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है, मतलब उसका जो माइनस आई की पावर है वो सबसे ज्यादा है। जो सबसे नीचे होगा ना उसकी माइनस आई की पावर क्या होगी? सबसे कम होगी, ठीक है। तो माइनस आई की पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी, जिसकी माइनस आई की पावर जितनी ज्यादा होगी ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन को उतने तगड़ी तरीके से अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर वो ऑक्सीजन की खोपड़ी में जो माइनस है उसको अपनी तरफ भयंकर खींच रहा है, तो यहाँ पर तो बहुत आसानी से तेरा H प्लस भाग जाएगा। यानी जितना ज्यादा माइनस आई होगा ना उतना ज्यादा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ रहने वाली है। और ये सीक्वेंस मैंने आपको बहुत आसानी से याद करा रखी है। अगर आपने जीओसी देख रखा है तो आपको ये माइनस आई इफेक्ट के पावर की सीक्वेंस बिल्कुल आसानी से पता होगी, इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये मैं आपको वापस से नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने आपको ये जीओसी में याद करवा रखी है। अभी आप ये देख लो किसकी माइनस आई की इफेक्ट की पावर ज्यादा है और किसकी माइनस आई की इफेक्ट पावर कम है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं? एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं जो एनसीईआरटी में ऊपर दे रखे हैं। अब देख, सबसे पहले क्या अपना CF3COOH। अरे मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं अपन? अब देख मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, क्या बोला था? जो CF3COOH होता है इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर ये मुद्दे की बात है कि ये क्या होता है? अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। यहाँ पर मैंने लिखा रखा है आपको, देख ये क्या होता है? अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। कौन? CF3COOH, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होने वाली है ऑर्गेनिक एसिड्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स की ही कंपैरिजन कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर अपन मिनरल एसिड से नहीं ले रहे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा CF3COOH का ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये हमने ऊपर भी देख लिया, एनसीईआरटी ने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया CF3COOH। अब ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें तो यहां पर ध्यान से देख,
तुम्हारे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, कार्बन के पास तुम्हारे 3 क्या लगे हुए हैं सर, फ्लोरीन लगे हुए हैं। और फ्लोरीन देख तुम्हारा माइनस आई शो करता है, और 3 ऐसे बंदे हैं जो माइनस आई शो कर रहे हैं, 3 है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं ना। तो माइनस आई अगर ज्यादा होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि जो तुम्हारा, अगर मैं इसको खोल के लिखूं, माइनस आई अगर ज्यादा होगा तो यहां पर तुम्हारा देख आसानी से H प्लस भाग जाएगा, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो माइनस आई वाले होंगे ये तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये इस माइनस को अपनी तरफ खींचते रहेंगे, 3 तरफ से खींच रहेंगे, क्योंकि 3 तरफ से क्या लगे हुए हैं, माइनस आई वाले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस है वो बहुत वीक हो जाएगा, और इस चक्कर में तुम्हारा H प्लस आसानी से भाग जाएगा। और H प्लस अगर आसानी से भाग रहा है, उसी को तो अपन बोलते हैं कि ये अपना अच्छा एसिड है, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, भयंकर है, ज्यादा है। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर तेरे 3 माइनस आई वाले ग्रुप लगे हुए थे, 3 माइनस आई वाले ग्रुप लगे हुए थे, कौन से, फ्लोरीन। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, सबसे ज्यादा होगी, ये मैंने कर दिया। अब देख दूसरा एग्जांपल कौन है, CCl3COOH। अब हमको पता है देख, फ्लोरीन से कम माइनस आई की पावर होती है क्लोरीन की, तो जो यहाँ पर CF3 था उससे कम होगा CCl3 का, सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है यार, क्योंकि क्लोरीन की माइनस आई की पावर फ्लोरीन से कम होती है। ठीक है, आगे देख, अब देख यहाँ पर तेरे 3 क्लोरीन लगे हुए थे, अब यहाँ पर तेरे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब हमने जीओसी में एक रूल देखा था, डीएनपी रूल। कौन सा रूल, डीएनपी रूल। सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस अगर पास होगी तो ज्यादा इफेक्ट लगता है, डिस्टेंस अगर दूर होगी तो कम इफेक्ट लगता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नंबर, अगर नंबर में कोई ज्यादा होगा तो ज्यादा इफेक्ट लगता है, नंबर में अगर कम होंगे तो कम इफेक्ट लगता है। फिर अगर डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तब आते हैं अपन पावर में, तब लास्ट में देखते हैं अपन पावर। जिसकी पावर ज्यादा होगी ना वो ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, और जिसकी पावर कम होगी वो कम इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पर अपन डीएनपी रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देख, जैसे ये पहले और दूसरे के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो देख यहां पर ना फ्लोरीन और क्लोरीन की डिस्टेंस सेम है। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों का नंबर भी सेम है। देख यहाँ पर 3 फ्लोरीन है और नीचे 3 क्लोरीन है, नंबर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो लास्ट में बात आती है पावर में। तो हमने यहाँ पर जो आंसर निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, जो कंपैरिजन निकाला, वो हमने निकाला पावर के बेस पे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम हो गई थी, नंबर भी सेम हो गया था, तो पावर से निकाला मैंने कि सर जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की पावर ज्यादा होती है माइनस आई की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो इफेक्ट है वो ज्यादा आएगा सर। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का पावर ज्यादा होता है माइनस आई का। तो यहाँ पर अपन ने किसके बेसिस पे निकाला, पावर के बेसिस पे निकाला, क्योंकि डिस्टेंस सेम थी, नंबर भी सेम था। ठीक है, पर अब जब मैं इसके बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, इसके और इसके, तो यहां पर देख, एक तरफ लिखा हुआ है सर CCl3 और एक लिखा हुआ है सर CHCl2। अब देख डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, पर नंबर में देख कौन सा ज्यादा है सर, यहाँ पर तुम्हारे 3 क्लोरीन है, यहाँ पर सिर्फ 2 क्लोरीन है, तो नंबर के हिसाब से तुम्हारा ऊपर वाला जीत गया, यानी उसका जो माइनस आई का इफेक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा, यानी वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, तो वहां पर तुम्हारा माइनस जो ऑक्सीजन की खोपड़ी में रहता है वो ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए ना ज्यादा टेंडेंसी वाले, तो वो उधर इन्वॉल्व हो गया और तुम्हारा H प्लस आसानी से भाग जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हारी इसकी ज्यादा आ जाएगी। अगला देख, अब इसके और इसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब देख, ये तुम्हारा COOH है, ये तुम्हारा COOH है, उसके बाद जो तुम्हारा कार्बन है उसमें तुम्हारे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, उसके बाद तुम्हारा जो कार्बन है उसमें यहाँ पर क्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पर तुम्हारे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। अब देख NO2 तेरा ये है और क्लोरीन तेरा ये है, पावर तो ज्यादा किसकी है सर, माइनस आई की, NO2 की पावर ज्यादा है। पर यहाँ पर पावर की बात नहीं चल रही, यहाँ पर पहले बात देखेंगे, पर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस दोनों में सेम है, फिर नंबर देखेंगे। भाई क्लोरीन 2 नंबर में लिखा हुआ है, क्लोरीन 2 लिखा हुआ है सर, क्लोरीन 2 लिखा हुआ है Cl2, तो नंबर में ये जीत गया ना, इसलिए यहाँ पर पावर से आंसर नहीं आया, आंसर आया यहाँ पर नंबर से। इसलिए ऊपर वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, नीचे वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि NO2 तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दे रखा है। बात क्लियर है ना। ठीक है, पावर तो NO2 की ज्यादा थी माइनस आई की, पर यहाँ पर आंसर पावर से नहीं आया, आंसर यहाँ पर किससे आया, नंबर से आया, क्योंकि नंबर क्लोरीन के ज्यादा थे, क्लोरीन 2 एटम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले अपन डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर पावर देखते हैं लास्ट में। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देख, इसके और इसके बीच में कंपैरिजन करें,
तो देख ये तुम्हारा NO2 लिखा हुआ है, ये तुम्हारा CN लिखा हुआ है। अब देख डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है। अब अपन देखेंगे पावर में, तो पावर NO2 की ज्यादा है -I की या फिर CN की ज्यादा है, देख लेते हैं। ये तुम्हारा NO2 और ये तुम्हारा CN, तो NO2 की पावर -I की ज्यादा है, तो NO2 वाला जीत जाएगा। तो देख मैंने बोल दिया कि जो ऊपर वाला है जिसमें NO2 लिखा हुआ है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कंपैरिजन करते हैं अपन, इसकी और इसकी। ठीक है, अब देख यहाँ पर एक तो CN लगा हुआ है, एक तरफ फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो अब बात आएगी पावर की, तो पावर देखते हैं ज्यादा किसका है सर, CN का पावर ज्यादा है, क्योंकि CN पहले आ रहा है, फ्लोरीन बाद में आ रहा है। ठीक है, तो CN वाला जीत जाएगा, CN वाली की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख। अब इधर फ्लोरीन लिखा हुआ है, इधर क्लोरीन लिखा हुआ है, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है। तो अब बात आएगी पावर की, और हमको पता है फ्लोरीन की पावर -I की ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो मैंने ये ऐसा कर दिया। यस सर, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्लोरीन और ये ब्रोमीन, डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो बात पावर पे आएगी, और क्लोरीन की पावर ब्रोमीन से ज्यादा होती है -I की, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब अगला कंपैरिजन है अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसके और इसके बीच में। अब देख यहाँ पर जो तेरा Br लगा हुआ है, इसके पास -I इफेक्ट है, यानी इसकी -I इफेक्ट की पावर ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देख, ये तेरा क्या है, ये तेरा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब देख यहाँ पर तेरा क्या लग रखा है, ब्रोमीन लग रखा है, तो यहाँ पर तेरा क्या लग रखा है, क्लोरीन लग रखा है। ठीक है, पर सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर पावर देखते हैं। तो डिस्टेंस देख, डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा मतलब डिस्टेंस यहाँ पर पास है। अरे यार जा अब एसिडिक स्ट्रेंथ का अगला एग्जांपल देख। जो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का अगला कंपैरिजन देख। अब कंपैरिजन हो रहा है सर इसके और इसके बीच में। अब देख यहाँ पर तेरा ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन के पास -I इफेक्ट है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है। यस सर, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये क्या अपना सर फॉर्मिक एसिड है। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ सर इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब देख यहाँ पर तेरा ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर तेरा क्लोरीन लगा हुआ है, दोनों अपने -I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, पर सबसे पहले अपन देखेंगे डिस्टेंस, फिर देखते हैं नंबर, फिर देखते हैं पावर। तो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों में अलग अलग है। यस सर, तो यहाँ पर डिस्टेंस नजदीक है, डिस्टेंस पास है, डिस्टेंस पास है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इसकी इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। -I इफेक्ट क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले का क्या होगा सर, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है सर, दूर है। देखिए जो क्लोरीन है ये 2 कार्बन दूर है COOH से। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाती है ना, तो वहां पर इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमको बात पता है सर। अगला एग्जांपल देख। अब देख कभी भी तेरा कंपैरिजन अगर इसके साथ हो, वहां पर तेरा COOH के साथ अगर फिनाइल ग्रुप लगा हो C6H5, ठीक है, C6H5 अगर लगा हो और उसका कंपैरिजन अगर तेरा किसी के साथ भी हुआ ना, तो तेरे को क्या करना है, यहाँ पर तेरे को डिस्टेंस भी नहीं देखनी, नंबर भी नहीं देखना, तेरे को सिर्फ पावर देखना है। पावर के हिसाब से तेरे को यहाँ पर आंसर सही करना है। ठीक है, पावर के हिसाब से तेरे को यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करना है। अब देख जैसे मेरे पास ये है और जैसे तेरे पास ये है, अब देख इसमें -I इफेक्ट ये शो करेगा, यहाँ पर तेरा -I इफेक्ट कौन शो करता है सर, C6H5 शो करता है। अब ध्यान से देख, एक तो तेरा क्लोरीन है और एक तेरा क्या है सर, C6H5 है। ठीक है, और हमको पता है सर यहाँ पर पावर किसकी ज्यादा है सर, क्लोरीन की ज्यादा है। हालांकि क्लोरीन की डिस्टेंस देख बहुत दूर थी, 2 कार्बन दूर है COOH से क्लोरीन, क्लोरीन की डिस्टेंस बहुत दूर थी, पर यहाँ पर हमने डिस्टेंस नहीं देखा, हमने सीधा क्या देखा सर, पावर देखा। हमने देखा सर क्लोरीन की पावर ज्यादा है -I की, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देख, अब यहाँ पर भी C6H5 है और यहाँ पर भी C6H5 है, पर देख यहाँ पर CH2 आ गया, यानी यहाँ पर अब थोड़ा डिस्टेंस दूर हो चुका है, और डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, नीचे वाले का क्या होगा सर, कम होगा। अब देख यहाँ पर तेरा C6H5 है, ये क्या सर अपना -I इफेक्ट शो करता है। यस सर शो करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस सर ग्रुप है।
पर यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है वो तो प्लस आई शो करता है यार, वो तो प्लस आई शो करता है, और प्लस आई तो क्या करते हैं, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को और घटा देते हैं भाई, और घटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी सर, सबसे कम हो जाएगी। तो ये सारे सीक्वेंस थे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो यहाँ पर आपको दे रखे थे एनसीईआरटी में, और ये सब मैंने आपको एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर अच्छे से कंपेयर करके बता दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में आगे आपको क्या दे रखा है कि ये कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल है। अब देखिए, ये जो CH3 लगा हुआ है, ये CH2 लगा हुआ है, ये क्या शो करते हैं, अपने प्लस आई शो करते हैं। हमने जीओसी पढ़ा हुआ है, हमको पता है सर, ये प्लस आई शो करते हैं, और प्लस आई मतलब सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर ये, तो ये तो कहीं ना कहीं अपना एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे सर, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत कम होगी। ठीक है, पर मैं अगर इसकी बात करूँ ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तुमने क्या लगा दिया, विनाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर तुमने विनाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब देख, पहले जो ये कार्बन था ना, ये तुम्हारा sp3 कार्बन था, क्योंकि ऐसा कार्बन जो सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है उसको sp3 कार्बन बोलते हैं। ठीक है, पर अब जो ये कार्बन है सर, ये तुम्हारा sp2 कार्बन है, ये तुम्हारा sp2 कार्बन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुम्हें पता होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, sp की होती है, sp कार्बन की, फिर होती है अपनी sp2 कार्बन की, फिर होती है अपनी sp3 कार्बन की। तो sp3 और sp2 कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है सर, sp2 कार्बन की है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो यहाँ पर देख माइनस आई लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, ज्यादा होगी। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर तू यहाँ पर एक और एग्जांपल ले ले, यहाँ पर तू एक और एग्जांपल ले ले, ये तूने लिखा सर COOH, तो यहाँ पर तू अगर फिनाइल ग्रुप लगा दे, ठीक है, तो तुझे पता है सर, तुझे पता है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये क्या है अपना sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है सर। तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, sp3 कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। और यही बात एनसीईआरटी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला, direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidic strength of corresponding carboxylic acid contrary to the decrease expected due to the resonance effect shown below। बात क्लियर हो गई, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने। अब देख एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप निकालना मैंने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पर जो NO2 है ये अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो ये OCH3 है ये अपना एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग क्यों है, डीएक्टिवेटिंग क्यों है, ये मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट बता रखा है। जब जब बेंजीन दिखेगी वहां पर अपन एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट लगाते थे, या सर लगाते थे। ठीक है, तो ये अगर डीएक्टिवेटिंग है तो डीएक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। और ये क्या है सर, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, और इसको अगर C बोलूं ना, तो सबसे ज्यादा A की हो जाएगी, फिर B की हो जाएगी, और फिर C की हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको खेल चलाना आ गया, अगर आपको कंसेप्ट चलाना आ गया ना, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपको एक प्यारी बात बताऊं, ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं आपको पहली बार नहीं पढ़ा रहा। जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाई थी ना, वहां पर ये सारे एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखे हैं। तो अगर आपने जीओसी के लेक्चर सारे देखे हुए ना, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और ये आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो एनसीईआरटी का हम वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी वर्ड हम छोड़ने वाले नहीं है, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम हर वर्ड एनसीईआरटी का कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आया अपनी दूसरी टाइप की रिएक्शन, और दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी है सर अपनी, तो दूसरी टाइप की रिएक्शन है अपनी ऐसी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की जहां पर तुम्हारा CO बॉन्ड टूट रहा है, जहां पर तुम्हारा CO बॉन्ड टूट रहा है। अभी हमने कौन सी रिएक्शंस कवर करी, ऐसी रिएक्शंस जहां पर OH बॉन्ड टूट रहा था, पर अब हम ऐसी रिएक्शंस कवर कर रहे हैं सर जहां पर तुम्हारा CO बॉन्ड टूट रहा है। और अपने को ये बात पता है सर, अल्कोहल वाले टॉपिक में भी मैंने देखा था, जब अपन अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे कि OH बॉन्ड कब टूटता है, सॉरी CO बॉन्ड कब टूटता है, तो हमको पता है सर CO बॉन्ड कब टूटेगा, अगर तुम्हारा
अल्कोहल या फिर एसिड के सामने क्या रख दिया जाए? अगर तुम्हारा अल्कोहल और एसिड के सामने क्या रख दिया जाए, ये रख दिया जाए, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रख दो जैसे कि HCl, कोई RX रख दो, PX3 रख दो, PX5 रख दो, X2P रख दो, SOCl2 रख दो। SOCl2 होता है थियोनिल क्लोराइड। तो अगर तुमको एसिड की या अल्कोहल के सामने ये रखे हुए पाए जाए ना, ये सामने से रखे पाए जाए ना, तो तुम बोल देना यहाँ पर तुमको CO बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? CO बॉन्ड तोड़ना है। तो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी रिएक्शंस ही कवर करने वाले हैं जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, CO बॉन्ड टूट रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अपना फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अरे मैंने कितनी बार तुम्हें बता दिया कि एनहाइड्राइड कैसे बनता है यार, तुम बिल्कुल बेसिक ध्यान रखो। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और पानी निकाल दो। तुमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ले लिया और उसमें से पानी निकाल दिया ना, उस दिन तुम्हारा क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। और ये बात मैंने तुम्हें अभी तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 बार बता दी होगी कि एनहाइड्राइड हम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 क्या ले लो, 2 क्या ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और उसमें से पानी निकाल दो। अब तो कॉमन सेंस लगा यार, अगर तेरे को पानी निकालना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए क्या? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तुझे पता है यार क्या होते हैं सर? तू H2SO4 ले ले या फिर P2O5 ले ले, तो ये क्या है? अपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कॉमन सेंस की बात है, हमने ऑलरेडी बहुत रिएक्शंस में देखा हुआ है सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया, H2SO4 या फिर P2O5। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल करके देख लेते हैं। ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये मैंने दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अब यहाँ पर मैं या तो H2SO4 हीट ले रहा हूँ या फिर मैं P2O5 हीट ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकता है तो इन दोनों में से। दोनों के दोनों क्या तेरे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से तेरे को पानी निकालना है, और जिस दिन तू 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाल देगा उसी दिन तेरा क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो अब पानी निकाल ले, सिंपल सा है। देख, पानी मतलब सर H2O, तो H2O ये तूने काट दिया। अब जो भी दिख रहा है बचा हुआ उसको लिख दे। देख CH3, यस सर, फिर C डबल बॉन्ड O, यस सर, फिर O, यस सर, फिर C, यस सर, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3। यही तो है अपना क्या? एनहाइड्राइड। ये क्या अपना? एनहाइड्राइड है। बिल्कुल आसान है ना? यस सर। तो यहाँ पर तुमको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, इसको बोलते हैं अपन इथेनोइक एनहाइड्राइड। गिनती कहां से करते हैं? इस कार्बन से, तो मिथ और ये इथ, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। बात क्लियर है? बिल्कुल आसान है। यस सर। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिए, पानी निकाल दिया। पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन लेता हूं सर? या तो H2SO4 ले ले या तो P2O5 ले ले, और उसी दिन तेरा क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। कुछ भी याद नहीं करना, बिल्कुल कंसेप्ट अपने क्लियर है, और बहुत बार ऑलरेडी मैं ये बात आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देख, ये जो रिएक्शन थी ना, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, इसमें तूने पानी निकाला। तो देख, तूने जैसे पानी निकाला तो तूने H2O माइनस किया, तो H2 और ये सॉरी H2 और ये O, तो यहां से देख O भी चला गया, H भी चला गया, यानी तूने ये वाला बॉन्ड तोड़ा होगा ना, मतलब तूने CO बॉन्ड तोड़ा होगा। तभी तो ये वाली जो रिएक्शन आ रही है किस में आ रही है सर? CO बॉन्ड के ब्रेक में आ रही है। ठीक है, मतलब यहां पर जब अपन एनहाइड्राइड बनाते हैं किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो यहाँ पर तेरे को CO बॉन्ड तोड़ना पड़ता है क्या? यस सर, CO बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो इस रिएक्शन को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अगली रिएक्शन देख, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन ये क्या कोई नई रिएक्शन है? नहीं भाई, हमने ऑलरेडी अल्कोहल वाले चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी हुई है यार, ये रिएक्शन पढ़ी हुई है। ध्यान से देख। अब देख यहाँ पर खेल क्या होता है, ये तुम्हारा एसिड है, यस सर, सामने पे क्या लिख दिया तुमने? अल्कोहल लिख दिया। सामने पे क्या लिख दिया? अल्कोहल लिख दिया। और सामने पे तुमने क्या लिख दिया? H2SO4। H2SO4 भाई, H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो मिनरल एसिड है भाई, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होगी। मतलब अगर एसिड यहाँ पर खड़ा है और एसिड ने देखा कि आगे कौन खड़ा हो रखा है सर? H2SO4 खड़ा हो रखा है, और H2SO4 तो मिनरल एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत भयंकर है। तो ये अपना कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? OH या CO? अरे उससे खतरनाक बंदा आगे खड़ा हो रखा है, तो CO बॉन्ड तोड़ेगा ना, CO बॉन्ड तोड़ेगा। तो यहाँ पर एसिड ने सोचा कि अपना CO बॉन्ड तोड़ लेता हूं, पर फिर उसकी नजर पड़ी अल्कोहल पे, फिर उसकी नजर पड़ी अल्कोहल पे, और अल्कोहल तो उससे कम एसिडिक है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। तो अब वो सोच रहा है कि भाई OH बॉन्ड तोड़ देता हूं। तो अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना, ये कंफ्यूज हो गया। जब वो H2SO4 को देख रहा है, H+ को देख रहा है ना, तब तो वो सोच रहा है कि CO बॉन्ड तोड़ देता हूं, और जब वो अल्कोहल को देख रहा है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ उससे कमजोर है, कम है,
तो तब वो सोच रहा है कि किसको तोड़ देता हूँ, OH बॉन्ड को तोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गया वो कि CO बॉन्ड तोड़ूं या OH बॉन्ड तोड़ूं। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है। ऐसे केस में क्या करता है, ये एसिड होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहाँ पर पानी निकाल देता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। अब पानी अगर निकलना है तो उसमें से तेरे को क्या H2O माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक H2 अल्कोहल से माइनस करेगा और एक H2 एसिड से माइनस करेगा। बात आएगी अब ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन तो यहां से अल्कोहल वाला माइनस करे या फिर एसिड वाला माइनस करे, तो ध्यान रखना अल्कोहल से तेरे को ऑक्सीजन माइनस नहीं करना। ऑक्सीजन वहां से हम माइनस करते हैं जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो। देख कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, एक और एक 2, पर अल्कोहल में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तेरे को कहां से माइनस करना है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तू ऑक्सीजन को माइनस करने वाला है, ठीक है। तो देख H2 और O तेरे को ये वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर है, यस सर। तो ये मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH3। तो ये मैंने बाकी जो बचा हुआ था उसको जोड़ दिया मैंने, ये मेरा ईस्टर बन गया। ईस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O OR। तो देख वही तो फॉर्मूला है ये क्या बन गया अपना, ईस्टर बन गया। तभी तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन ईस्टरिफिकेशन, क्योंकि ये बन चुका है सर ईस्टर, ठीक है। तो ये रिएक्शन बिल्कुल डिटेल में, इसमें और भी कुछ है जो एनसीईआरटी में दे रखा है अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो ये रिएक्शन डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। बाकी यहाँ पर जितना दे रखा है उतना मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। बिल्कुल आपको मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने रिएक्शंस के सारे ये जो लेक्चर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर के बिल्कुल सीक्वेंस में सब कवर करे हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये था खेल अपना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने पानी निकाला तो H2 और O, तो यहाँ पर देख ऑक्सीजन भी निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, यानी तूने CO बॉन्ड तोड़ा होगा ना। तूने एसिड में कौन सा बॉन्ड तोड़ा होगा, CO बॉन्ड तोड़ा होगा। तभी तो अपन ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को भी कहां पर पढ़ रहे हैं सर, ऐसी रिएक्शंस में जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में CO का क्लीवेज हो रहा है, CO बॉन्ड का टूटना हो रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली, वो आपको समझ में आ गई होगी। पहली रिएक्शन थी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड और दूसरी रिएक्शन थी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन ना हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, ऑलरेडी हमने कवर करी हुई है। अब तुम अगर यहाँ पर एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर इसका मैकेनिज्म भी दे रखा है, पर हमको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसके मैकेनिज्म से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म आपका नीट एग्जाम में नहीं आने वाला, तो मैंने मैकेनिज्म वाले पार्ट को यहाँ पर स्किप कर दिया। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगली रिएक्शन आती है इसमें, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये हमने देखा था कि ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल के सामने रह जाएं तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं सर, CO बॉन्ड तोड़ते हैं सर, CO बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये PCl5 है सर, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ दूं सर, CO बॉन्ड तोड़ दूं, ये तोड़ दिया मैंने CO बॉन्ड। तो इधर माइनस और इधर तेरा प्लस, ठीक है। यहां से तेरा नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा। तो वो तेरा कहां जाएगा सर, यहां जाएगा। तो ये तूने बना दिया CH3COCl। तो मेन प्रोडक्ट तेरा ये बन गया, मेन प्रोडक्ट तेरा ये बन गया। पर यहाँ पर तेरे को एक सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बताना होगा, यहाँ पर तेरे को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है POCl3, ये देख एनसीईआरटी में लिखा हुआ है POCl3 प्लस HCl भी यहाँ पर बनता है, प्लस HCl, ये तेरे सेकेंडरी प्रोडक्ट है। प्राइमरी प्रोडक्ट तो तूने खुद अपने खेल से निकाल दिया, तेरे को पता है कि यहाँ पर तेरा CO बॉन्ड टूटेगा, उस हिसाब से तूने निकाल दिया अपना प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। पर यहाँ पर तेरे को ध्यान रखना है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है तो यहाँ पर तेरे 2 सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बनते हैं, POCl3 एंड HCl। तो ये बात तेरे को पता होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला एग्जाम्पल देख, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर। सामने पे क्या लिखा हुआ है सर, PCl3 लिखा हुआ है, यस सर लिखा हुआ है। अब ध्यान से देख, यहां से नेगेटिव वाला पार्ट क्या निकलेगा, Cl माइनस। अब PCl3 लिखा हुआ है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड तोड़ेगा या OH बॉन्ड तोड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, PCl3 अगर सामने पे लिख दोगे तुम तो CO बॉन्ड ही तो तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये CO बॉन्ड तोड़ दिया, यस सर तोड़ दो। तो ये ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यस सर। तो माइनस वाला तेरा प्लस में लग गया, यस सर। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये तेरा मेन प्रोडक्ट बन गया। बाकी यहाँ पर जो तेरे साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो देख क्या बन जाते हैं, वो बनता है तेरा H3PO3। क्या बनता है सर, H3PO3। देख यहाँ पर लिखा हुआ है H3PO3। बात क्लियर है, ठीक है। ये तेरे को ध्यान रखना है, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है। हालांकि मेन प्रोडक्ट तो अपन खेल से निकाल दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सेकेंडरी प्रोडक्ट ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल देख,
कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं सर SOCl2। SOCl2 को अपन बोलते हैं थियोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थियोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का? सर CO बॉन्ड तोड़ेंगे। ये तोड़ दिया मैंने। सर ऑक्सीजन पे माइनस, यस सर। कार्बन पे प्लस, यस सर। सर यहाँ से नेगेटिव वाला Cl माइनस निकलेगा, यस सर। माइनस को प्लस में भेज दे और प्रोडक्ट लिख दे सर, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यस सर। ये तो अपना बन गया सर मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट, बाकी जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, एक तो अपना SO2 गैस निकल जाती है और एक अपनी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर तेरी दो गैसेस निकलती हैं, सॉरी, एक तो SO2 गैस निकल जाती है और एक तेरी HCl निकलती है। क्या निकलती है? HCl। तो यहाँ पर तेरी दो गैसेस साइड प्रोडक्ट में बनती हैं और वो दोनों गैसेस हैं तो वो उड़ गई, वो दोनों गैसेस हैं तो वो उड़ गई। अब देख, ये दोनों गैसेस हैं ना साइड प्रोडक्ट में, तो ये तो उड़ जाएंगी, तो तेरा सिर्फ क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा। ठीक है, तो अगर तेरे को RCOCl बनाना है ना, अगर तेरे को RCOCl बनाना है, ये अगर तेरे को प्रोडक्ट में बनाना है, तो ये तो यहाँ पर भी बन रहा है, ये तो यहाँ पर भी बन रहा है और ये यहाँ पर भी बन रहा है। पर सबसे अच्छे तरीके से तू कहां पर बना सकता है? तू थर्ड वाले ऑप्शन में बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, वो तो गैसियस फॉर्म में है, वो तो उड़ जाएंगे, तो तेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका तेरे पास RCOCl बनाने के लिए कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर 3 है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दूं मैं? थियोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ करा दूं। तो वही एनसीईआरटी ने बात ऊपर लिखी हुई है, वही एनसीईआरटी ने बात ऊपर पे लिखी हुई है। मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड। ये सब में फालतू की जो लिखी हुई है इनको मिटा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देख एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है। जो थियोनिल क्लोराइड है ना सर, जो थियोनिल क्लोराइड है SOCl2 is preferred because the other two products are gaseous and escape the reaction mixture making the purification of the product easier। ठीक है, क्योंकि जो बाकी के जो साइड प्रोडक्ट बने हैं ना SO2 एंड HCl, वो तो गैसेस थे, वो उड़ गए, तो हमारे पास अब सिर्फ क्या बचा सर? RCOCl बचा। तो अब इसका मैं आसानी से प्यूरिफिकेशन कर सकता हूं। इसलिए अगर मुझे RCOCl चाहिए तो यहाँ पर मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? इन तीनों में से सबसे अच्छा मेथड मेरे पास कौन सा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दो? थियोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ करा दो। बिल्कुल आसान है, बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, और ये कोई नई बात अपन नहीं पढ़ रहे, ऑलरेडी ये रिएक्शन हमने देखी हुई है अल्कोहल वाले चैप्टर में। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आया रिएक्शन विद एमोनिया। रिएक्शन विद एमोनिया ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देख एमोनिया के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लिखा हुआ है मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराने है? अमोनिया के साथ कराना है और फिर हीट भी करना है। ठीक है, अब ध्यान से देख, कॉमन सेंस की बात देख, कॉमन सेंस की बात देख। यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। तेरे अगर कंसेप्ट क्लियर है, तेरे को खेल चलाना आता है, तो तेरे को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। तेरे को पता है भाई कि यहाँ पर ये क्या है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आगे क्या लिख दिया इन्होंने? अमोनिया लिख दिया। क्या लिख दिया? अमोनिया लिख दिया। अब तुम अगर इसमें निकालोगे ना, तो नाइट्रोजन के पास तुमको एक लोन पेयर निकल जाएगा। तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है? यस सर। तुमको सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर निकालना आता है? यस सर। तो तुम जब इसका निकालोगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तुम्हारा आ जाएगा। यानी ये अपना क्या सर? लीविस बेस है। क्या ये अपना लीविस बेस है? क्या ये अपना लीविस बेस है? NH3 क्या सर? लीविस बेस है। ठीक है, अब ये मुझे समझ में आ गया कि ये लीविस बेस है, तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा सर? कार्बोक्सिलिक एसिड CO बॉन्ड तोड़ेगा या OH बॉन्ड तोड़ेगा? अगर सामने अगर तुम्हारा बेस रख दिया जाए तो OH बॉन्ड तोड़ता था भाई, तो यहाँ पर तुमने कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया? OH बॉन्ड तोड़ दिया, तो H प्लस और O माइनस। ठीक है, और ये किस फॉर्म में अटैक मारता है? देख, NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में, एमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लस वाला तेरा कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो तेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा सर? CH3 C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, O माइनस और NH4 पॉजिटिव, ये तेरा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, पर यहाँ पर सामने पे हमने ये भी तो लिखा हुआ था, हीट भी तो लिखा हुआ था, हीट भी तो लिखा हुआ था, मतलब तेरे को पानी इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, पानी निकालनी है मतलब H2O माइनस करना है, 2H और एक ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, और यहां से मैं 2H हटा रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं 2H हटा रहा हूं, तो पहले H4 थे तो मैंने अब लिख दिया H2, और ये जो ऑक्सीजन था ये मैंने हटा दिया, तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। सर ये तो एमाइड है। यस सर, ये क्या बन चुका है तुम्हारा? एमाइड बन चुका है। ये तुम्हारा क्या बन चुका है सर? एमाइड बन चुका है। ये रिएक्शन भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत चैप्टर्स में बता रखी है, 2-3 बार मैंने आपको ऑलरेडी ये रिएक्शन भी बता रखी है। ठीक है, तो ये तुमको इस तरीके से सॉल्व करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बिल्कुल आसानी से, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पर रटनी पड़ रही है। आपको अगर खेल चलाना आ गया ना,
और आपने प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया अच्छे से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आप चुटकियों में खेलना सीख जाओगे। ठीक है, अब देख ये क्या अपना बेंजीन है सर। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन नहीं हो, बेंजोइक एसिड रहा होगा। ये देख बेंजोइक एसिड था। ठीक है, तो ये मेरा बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर मैंने COOH लिखना भूल गया, ये मेरा बेंजोइक एसिड है। सामने पे तुमने एमोनिया लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर तुम हीट भी कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे पता है सर कि कौन सा बॉन्ड तोड़ूंगा, सर OH बॉन्ड तोड़ूंगा, क्योंकि जो एमोनिया है ना सर वो लीविस बेस है। वो क्या है सर, लीविस बेस है। तो यहाँ पर मैंने H+ कर दिया और O- कर दिया। यहां से तेरा एमोनियम आयन निकला NH4 पॉजिटिव, प्लस वाला तेरा माइनस पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने CO और O पे क्या लग गया तेरा NH4 लग गया। अब तूने अगर यहां से जब पानी निकालेगा तू, जब यहां से तू माइनस वाटर करेगा ना, तो ये तेरा एमाइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था RCONH2। तो ये तेरा बन गया सर एमाइड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है, इसको खेलना आना चाहिए, रटना नहीं है, खेलना आना चाहिए। अब आप में से कई सोच रहे होंगे ये जो रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ एमोनिया, ये तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ी रिएक्शन नंबर 2 में, जहां पर हम ऐसी रिएक्शंस देख रहे हैं जहां पर C सिंगल बॉन्ड O टूट रहा है। ठीक है, पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर अपना पुराना खेल ही चलाना है। हमको पता लग गया कि NH3 क्या अपना लीविस बेस है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, OH बॉन्ड तोड़ा, और OH बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा तो उस हिसाब से मैंने वहां पर किसके साथ अटैक करा दिया, NH4 पॉजिटिव को अटैक करा दिया, ऑक्सीजन के मास जो माइनस था उस पर। तो फिर यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर वहां पर हीट भी दे रखा था, तो मैंने वाटर को माइनस किया और मेरा एमाइड यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी ध्यान अपने को नहीं रखना, कुछ भी रटना नहीं है, बस अपने को खेल चलाना आना चाहिए। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कब CO बॉन्ड टूटेगा और कब OH बॉन्ड टूटेगा, वो अगर तेरे को पता है ना, तो तू यहाँ पर आसानी से खेल सकता है, रिएक्शंस आसानी से सॉल्व कर सकता है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिएक्शन अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, ये है अपना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे 2 COOH लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं एमोनिया के साथ, तो देख पहले तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वही बनेगा, फिर अपन हीट करते हैं, तो देख ये तेरा एमाइड बन गया, ये तेरा एमाइड बन गया। पर हमने इस बार क्या लिया था सर, हमने क्या लिया था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था ना। तो यहाँ पर एक स्टेप खेल आगे और चला जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी, तो यहाँ से तेरा एमोनिया निकल जाता है। लास्ट में याद रखना, यहाँ से तेरे को एमोनिया निकालना है, और अगर तूने एमोनिया निकाल दिया तो तेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये अपना थैलामाइड और ये अपना थैलियमाइड। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तुम ले रहे हो तो लास्ट में तुम्हारा खेल कहां तक चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी, तो वहां पर तुम्हारा जो एमाइड बना था ना, उसमें से भी तुमको एमोनिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हमको बात समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखते हैं अपन तीसरी टाइप की रिएक्शन, और तीसरी टाइप की रिएक्शन आ रही है अपनी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। यहाँ पर COOH जो अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, वो मतलब पूरा एज अ यूनिट यहाँ पर अपन ऐसी रिएक्शंस ले रहे हैं जहां पर COOH पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सर रिडक्शन। भाई रिडक्शन करना हमने ऑलरेडी 2500 बार सीख लिया यार, रिडक्शन करना, ऑक्सीडेशन करना। तो यहाँ पर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए दिया जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, कितनी बार हमने देख लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई, एल्डिहाइड बनेगा क्या, यस सर। और एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है सर, प्राइमरी अल्कोहल बनता है क्या, यस सर। और प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्केन बनता है क्या, यस सर। ठीक है, तो यहां पर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है, तो कॉमन सेंस की बात है यार, अगर रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए ना, रिड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए ना। तो यहां पर मैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन ले रहा हूं सर, LiAlH4 ले लो, या फिर डाइवोरेन ले लो, जिसको बोलते हैं B2H6। ये क्या अपने रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है सर, और साथ साथ क्या करा दो तुम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ले ली, ये क्या होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देते हैं। पर अगर जिस दिन मैंने सोडियम
बोरोहाइड्राइड ले लिया। जिस दिन मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पर ये तुम्हारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना, तुमको रिड्यूसिंग एजेंट कौन लेने, LiAlH4 ले लो या फिर डाइबोरेन ले लो B2H6। बात क्लियर है? ठीक है। रिडक्शन करना तुमको आता है? यस सर। सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पकड़ो, यस सर, और काई से तोड़ दो, H से तोड़ दो। एक H तुमने X को दे दिया, एक H तुमने कार्बन को दे दिया। यहाँ पर क्या X हेलोजन हो सकता है? यस सर, हेलोजन हो सकता है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। पर क्या यहाँ पर हेलोजन के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? यस सर, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, वो यहाँ पर अपन ले रहे हैं। X का मतलब क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात क्लियर है? ठीक है। तो रिडक्शन करना अपने को आता है? यस सर, आता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है अपने को, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर हमको क्या करना है सर, रिडक्शन करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या मैं NaBH4 ले लूं? नहीं सर, NaBH4 नहीं ले सकते, क्योंकि NaBH4 अपना वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तुमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया सर LiAlH4। ठीक है। अब इसका क्या करते हैं अपन, रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करना मुझे आता है। सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपन काई से तोड़ते हैं सर? HH से तोड़ते हैं। तो देख, तोड़ के दिखाता हूं तुझे। ये दिख गया क्या? सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं है? यस सर। तो अब यहाँ पर तू HH से तोड़ दे, तो तूने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H तूने इधर दे दिया, एक H तूने इधर दे दिया, ये देख पानी बन गया, ये देख पानी बन गया। बाकी जो बचा हुआ है मेन प्रोडक्ट वो मैंने लिख दिया, ये तुम्हारा एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया सर? एल्डिहाइड बन गया। पहले क्या था सर? ये एसिड था। अब इसका फर्दर रिडक्शन होगा। अब इसका फर्दर रिडक्शन होगा क्योंकि तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है। तुमने क्या ले रखा है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है। तो वापस से ढूंढ, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मिल गया सर। एक बॉन्ड देखा, इसका मैंने तोड़ दिया, सी सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक H तूने इधर दे दिया, एक H तूने इधर दे दिया। ठीक है। अब प्रोडक्ट लिख ले, CH3, यस सर, C, यस सर। अब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गए, ये लिख दिया मैंने, और सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया, यस सर, और OH। तो ये क्या है सर? ये मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरा बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। अगर मुझे रिडक्शन करना यहाँ पर आता भी नहीं होगा, फिर भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, आपको ये बात पता हो गई, क्योंकि इतनी बार हमने ये रिडक्शन रिएक्शन कर रखी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रखी है, कि अब तो बात दिमाग में ही बैठ गई होगी कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये बन गया सर मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। और जब तुम यहाँ पर देखोगे एनसीईआरटी में, ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल तुम्हें बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी। तो अब यहाँ पर देख, आर की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं, या आर की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, आर से थोड़ी फर्क पड़ रहा है अपने को, हमको तो खेलना आता है ना, हमको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। अगर मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया, अगर मैंने ये एक एग्जांपल आपको करा दिया, अब आप खुद से यहाँ पर 5 एग्जांपल और सॉल्व कर लो तो आपका और हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बिल्कुल आसान था। यहाँ पर हमने कौन सी रिएक्शन देखी सर? रिडक्शन रिएक्शन देखी। ठीक है, अगला एग्जांपल देख। अब हम देख रहे हैं सर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर रिडक्शन रिएक्शन भी ऑलरेडी हमने करी हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी ऑलरेडी हमने सॉल्व करी हुई है, कोई भी नई रिएक्शन नहीं आ रही, ऑलरेडी जो हमने पढ़ी हुई है ना वही रिएक्शन आ रही है। सर डीकार्बोक्सिलेशन नाम से ही पता लग रहा है यार, डी का मतलब हटाओ, डी का मतलब हटाओ, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको हटाओ सर? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सिंपल है, नाम से पता लग गया कि क्या करना है अपने को, खेलना कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है। तो ये लिख दिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड हटाओ, आंसर पाओ। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में रिएजेंट कौन यूज किया जाता है? NaOH NaCaO। कितने रेशियो में? 3:1। ठीक है, अब देख, तो यहाँ पर प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट तुम्हारा जो बनेगा वो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा सर? एल्केन बनेगा। कैसे? ये तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर तूने यहाँ से CO2 हटा दिया, यहाँ से तूने अगर CO2 हटा दिया तो ये जो H बचा हुआ है ये तो अब इस पे लग गया, तो ये तेरा क्या बन गया सर? CH4 बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। मीथेन क्या अपना? एल्केन है। मतलब यहाँ पर एल्केन बनेगा क्या? यस सर, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एल्केन बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एल्केन बनता है। बात क्लियर है? यस सर। रिएक्टेंट कौन होंगे यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट था, या फिर सोडियम साल्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट हो सकता है। ठीक है, तो देख जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर ये सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो तू ये मान के सॉल्व करना, कि यहाँ पर ये Na नहीं है, यहाँ पर ये H ही है, यहाँ पर ये H ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने CO2 हटाया,
तो इस H को इस कार्बन को दे दिया, ये तेरा बन गया सर CH4। CH4 मतलब मीथेन, यानी ये अपना क्या सर एल्केन, तो यहाँ पर एल्केन बन गया। ठीक है, अब तुम एक चीज गौर करो यार, अब तुम एक चीज गौर करो, यहाँ पर जब तुम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर देख कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन तेरा ये है, और पर प्रोडक्ट में कितने कार्बन बन रहे हैं सर, एक कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है। यानी जब तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो ना, तो एक कार्बन कम हो जा रहा है, एक कार्बन कम हो जा रहा है, यानी एक कार्बन कम का एल्केन बन रहा है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी कि एक कार्बन कम का एल्केन तुम्हारा प्रोडक्ट में बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई। अब यहां पर अगली रिएक्शन दे रखी है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अब मैं आपको बार बार पढ़ाता रहूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। और यहाँ पर एनसीईआरटी खुद बोलती है कि हमने ये यूनिट नंबर 9 क्लास 11th में कवर कर रखी है। तो मैंने भी वापस यहाँ पर लिख दिया कि अगर आपको कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़नी है तो आप एल्केन टॉपिक में जा सकते हो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 में। वहां पर आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर वापस से पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी में दे रखा था। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी करा दी मैंने आपको, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आएगी अपनी चौथी टाइप की रिएक्शन, और चौथी टाइप की रिएक्शन है अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। जैसे मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, CH3COOH, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, यहाँ पर अब क्या होगा सर, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी चौथी टाइप की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है अपनी हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये लिख दिया मैंने, हैलोजिनेशन रिएक्शन। और हैलोजिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी है एक रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब नेम रिएक्शन में बोल रहा हूं ना, तो वो एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, रैंडमली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख, ये रिएक्शन है अपनी हेल-वोल्हार्ड जिंस्की रिएक्शन। ठीक है, अब देख इस रिएक्शन में क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। पहली बात ये देख ले कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होगा। भाई हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कार्बोक्सिलिक एसिड ही अपना रिएक्टेंट होगा। पर यहाँ पर एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, जैसे देख ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैंने पकड़ा, इसके बगल वाला कार्बन ये रहा, इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि COOH मैंने पकड़ा, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, उसको बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यस सर। और अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो यानी ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन दे सकता है, हेल-वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारे पास रिएजेंट क्या होंगे, X2 रेड फॉस्फोरस, X2 मतलब हेलोजन। तो ये Cl2 भी हो सकता है, ये तेरा Br2 भी हो सकता है। ठीक है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। तेरे को यहाँ पर खेलना आना चाहिए। खेलना कैसे कि अल्फा हाइड्रोजन हटा, अल्फा हाइड्रोजन हटा, और क्या लगा दे, Cl लगा दे या ब्रोमीन लगा दे। जो भी वहां पर हेलोजन प्रेजेंट होगा, जो भी हेलोजन प्रेजेंट होगा वो हेलोजन लगा दे। तेरे को अल्फा हाइड्रोजन हटाना है और वहां पर तेरे को हेलोजन लगाना है। अल्फा हाइड्रोजन को हटा के तेरे को हेलोजन लगाना है। जैसे देख ये है तेरे पास, तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं, इसके दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के अगर मैं खोल के लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा सर, ये। अब मेरे को क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, यस सर, और वहां पर तेरे को हेलोजन लगाना है। कौन सा हेलोजन लगाएगा, तो क्लोरीन लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर Cl2 लिखा हुआ था। तो तूने प्रोडक्ट बना दिया RCH, यहाँ पर तूने लगा दिया क्लोरीन, और बाकी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही लिख दिया। ये तेरा प्रोडक्ट बन गया। बस इतना तेरे को पता होना चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ हेल-वोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन की, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर रिएजेंट कौन होंगे सर, X2 रेड फॉस्फोरस। X2 की जगह में Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है। और खेलना तेरे को आना चाहिए कि यहाँ पर खेलना कैसे है सर, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं और वहां पर क्या दे देते हैं अपन, हेलोजन लगा देते हैं। तो या तो क्लोरीन लगा दे या तो ब्रोमीन लगा दे, जो भी प्रेजेंट होगा वो लगा देना, और तेरा प्रोडक्ट तैयार है, प्रोडक्ट बन गया। कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, तो ये थी आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक करेक्शन करा दूं। यहाँ पर मैंने जो बोला था कि
ये जो सोडा लाइम है ना सर, ये जो सोडा लाइम है ना, ये NaOH और CaO के मिक्सचर को बोलते हैं भाई साहब सोडा लाइम। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलती से CaO में बता दिया। ठीक है, तो NaOH प्लस CaO, इसको मिक्सचर को क्या बोलते हैं अपन, सोडा लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो तुम्हारे रिएजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, सोडा लाइम होते हैं, यानी NaOH एंड CaO इन 3:1। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी रिएक्शन आ रही है अपनी, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये अपने पास बेंजोइक एसिड है और ये भी अपने पास क्या सर, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, और मैंने आपको बेंजीन वाली रिएक्शन में क्या समझा रखा है, वहां पर कौन सा कंसेप्ट लगता है सर, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। अगर तेरे को पता लग गया कि यहाँ पर ये एक्टिवेटिंग की तरह बेंजीन रिंग काम कर रही है या डीएक्टिवेटिंग की तरह काम कर रही है, तो उस हिसाब से अपने को खेलना पड़ता है। बहुत बार ऑलरेडी मैंने एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट आपको समझा रखा है। अगर आपने सारे लेक्चर बिल्कुल देखे हुए हैं ना, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है सर कि ये अपना एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, सर ये डीएक्टिवेटिंग है। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग है ना, अगर ये सब डीएक्टिवेटिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड जो यहाँ पर दिख रहा है, ये अगर डीएक्टिवेटिंग है, तो कॉमन सेंस की बात है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तेरा मेटा पोजीशन पे लगेगा। और तेरे को पता है ये रिएक्शन हमने लगभग 5 से 6 बार ऑलरेडी पढ़ ली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये रिएक्शन होती है नाइट्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर तेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है कौन होता है सर, NO2 पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, कॉमन सेंस की बात है, अब कहां पर लगेगा सर, मेटा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग किसकी तरह काम कर रही है, डीएक्टिवेटिंग की तरह काम कर रही है। तो ये लगा दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर एनसीईआरटी में भी तुमको दिख जाएगा। ये तुमने बना दिया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सिंपल है। अगला एग्जांपल देख, यहाँ पर बेंजीन किसकी तरह काम कर रही है, डीएक्टिवेटिंग की तरह काम कर रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकलेगा सर, Br पॉजिटिव निकलता है, यस सर, Br पॉजिटिव निकलता है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बाकी सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया, और मेटा पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर भी देख लिखा हुआ है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बिल्कुल आसान है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट अगर तेरे को आता है ना, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कंसेप्ट अगर तेरे को आता है ना, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 से 30% रिएक्शन तू सिर्फ एक कंसेप्ट से सॉल्व कर सकता है। ये तेरे को कोई नहीं बताने वाला, और यहाँ पर तेरे को कुछ ऐसे कंसेप्ट में बताता हूँ जो तेरे को और नहीं बताने वाले, और जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं वो नहीं बताते। यहाँ पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम बिल्कुल कुछ नए कंसेप्ट्स को लेके हुए यहाँ पर हम रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। किसी भी रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तुमको देखो, ध्यान से देखो, ये पता लग रहा होगा कि ये क्या अपना डीएक्टिवेटिंग है, ये भी अपना डीएक्टिवेटिंग है। और जब मैंने बोला डीएक्टिवेटिंग है, तो ये बात भी मुझे समझ में आ गई कि ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देने वाले, या फिर देंगे तो बहुत मुश्किल से देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिल्कुल डिटेल में देख रखा है। एक्टिवेटिंग वाले तो आसानी से दे देते हैं, पर डीएक्टिवेटिंग की जब बात आती है तो वो बहुत मुश्किल से दे देते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, या तो देते ही नहीं है। तो वही बात आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। बाकी यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड था, यहाँ पर तुम्हारा ये NO2 सब्स्टिट्यूट हो गया। तो क्या मैं इसको बोल दूं क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये NO2 पॉजिटिव था जो इलेक्ट्रोफाइल ही तो था, तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो गया ना। तो मैं इसको बोल दूं क्या कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसानी से बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल नए कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट अगर आपने बिल्कुल सीख लिए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होने वाली है, और बिल्कुल पसंद आपको आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शुड हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। यहाँ पर दो दो का पेयर दे रखा है, दो दो का जोड़ा दे रखा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहला देखते हैं अपन। अब देख, सब कुछ सिमिलर है। यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। हमको पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो -I इफेक्ट शो करता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी सर, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि जो बी है ना, कि जो बी वाला है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ए वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला एग्जांपल देख। अब देख, यहां पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, पर यहां पर कार्बन के पास एक फ्लोरीन है, इसके पास एक क्लोरीन है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में देखना है कि -I इफेक्ट ज्यादा किसका है। तो हमको पता है सर फ्लोरीन का -I इफेक्ट ज्यादा होता है, और फ्लोरीन का अगर -I इफेक्ट ज्यादा होता है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत अच्छे लेवल पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा। तो वहां पर
एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं बोल दूं क्या, यहाँ पर ए वाला बी से ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा। ये सब हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी कंफ्यूजन हमको नहीं होने वाली। अब देख तीसरा एग्जांपल देख। अब देख यहाँ पर तेरा फ्लोरीन लिखा हुआ है और यहाँ पर तेरा फ्लोरीन लिखा हुआ है। अब फ्लोरीन दोनों जगह है, माइनस आई इफेक्ट दोनों का बराबर है, पावर दोनों की सेम है। पर देख यहाँ पर ये नजदीक है ना सर, और यहाँ पर देखिए दूर जा रहा है। यानी हमको पता है सर यहाँ पर डिस्टेंस का खेल चलेगा, और डिस्टेंस जहां पर पास होगी ना वहां पर इफेक्ट ज्यादा होता है, वहां पर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो मैं बोल दूं क्या कि जो बी है उसका यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख। अब देख यहाँ पर तुमने CF3 लिख दिया, यहाँ पर तुमने CH3 लिख दिया। अब यहाँ पर 3-3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यानी 3-3 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ए की क्या हो जाएगी सर, बी से ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.8 भी सॉल्व कर दिया जो एनसीईआरटी ने पूछा हुआ था। तो कुछ भी चीज अपन ने छोड़ी नहीं है। एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया। इसी के साथ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होती है। अब आपका बिल्कुल 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक बचता है, जिसके साथ ही आपका एल्कोहल फिनॉल एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस 10 मिनट का वो वीडियो है, उसमें अपन यूजेस देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। बस 10 मिनट में आपका क्या होगा, ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा, पैक हो जाएगा नीट 2025 के लिए। और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है यार। अगर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लंबी लग रही है ना, तो आप क्या करना, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि 5 मिनट में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने फिक्स कर सकते हो। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा रखे हैं। वो 10 पॉइंट्स ऐसे है ना भाई, वो 10 पॉइंट्स ऐसे है ना, उनको तूने कहीं भी तेरे को दिख जाए ना, वो तूने एक जगह पे लिख लेना है। वो अगर तूने उन 10 पॉइंट्स के ऊपर खेलना सीख लिया ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तू आराम से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल आसानी से समझ सकता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन सब कुछ उन 10 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी 15 घंटे का मैं 27 मार्च को लेके आऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा, उसमें पूरा बहुत तगड़ा होने वाला है। आपको कुछ आता हो कुछ नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वो 15 घंटे की वीडियो देख ली ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट 2025 में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले, पूरा तगड़ा तरीके से फोड़ने वाले हो। उसमें मैं साथ साथ आपको 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कर भी लोगे। पूरा वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा नीट में ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे अंत करते हैं। और ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बाकी इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। उठा तेरी नजर बाहर निकाल तेरा रैपर, कौन बोला लुक करने वाली है या मैटर, मेरे जैसा विनर यानी तू भी होगा विनर। खाली रखो क्षमता, लौटना नहीं घर पे।